सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग कर रहे हैं ईपीसीजी। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में एडवांस ऑथराइजेशन किया था। इससे भी पहले हमने क्या किया था? इससे भी पहले एडवांस ऑथराइजेशन से भी पहले, थैंक यू अपर्णा जी, ऑन है। और एडवांस ऑथराइजेशन से भी पहले हमने क्या किया था? ऑथराइजेशन किया था आपके साथ। ऑथराइजेशन क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स को, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है ऑथराइजेशन। एडवांस ऑथराइजेशन क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के लिए है। करेक्ट है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ व्हाट? इनपुट्स, जिसमें फ्यूल भी आते हैं। लेकिन अब आज जो हम लोग कर रहे हैं दैट इज ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। तो अगर आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए ये लाइसेंस चाहिए। इसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स होगी। एडवांस ऑथराइजेशन की वैलिडिटी कितनी थी? एडवांस ऑथराइजेशन की वैलिडिटी कितनी थी? जल्दी बताइए। 12 मंथ्स। 12 मंथ्स और कंसाइनमेंट बेसिस पे भी था और एनुअल रिक्वायरमेंट का भी था। करेक्ट है? हाँ या ना बोलते रहिएगा। और एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है 6 मंथ, सेकंड एक्सटेंशन 6 मंथ, टोटल हो गया 24 मंथ्स। और ईपीसीजी में जो वैलिडिटी है वो 18 मंथ्स है। एडवांस ऑथराइजेशन में 12 मंथ्स था। इसमें एक्सटेंशन पॉसिबल था 6 + 6, इसमें एक्सटेंशन नहीं है, नो एक्सटेंशन। यानी कि आपको मशीन इंपोर्ट करनी है, मशीन इंपोर्ट कर लीजिए, वैलिडिटी खत्म हो गई तो फिर दूसरे के लिए अप्लाई कर दीजिए। दैट इज ओनली द पॉसिबिलिटी। करेक्ट? ये ईपीसीजी लाइसेंस किसको मिल सकता है? एडवांस ऑथराइजेशन की एलिजिबिलिटी किसके पास थी? कौन एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता था? क्या मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ या ना? मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी कि ट्रेडर टाइड विद सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, क्या ये एडवांस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ या ना? सर्विस प्रोवाइडर क्या एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? सर्विस प्रोवाइडर क्या एडवांस ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? नो। लेकिन ईपीसीजी वाला कर सकता है, यानी कि सॉरी, सर्विस प्रोवाइडर वाला कर सकता है। अगर सर्विस प्रोवाइडर को कोई मशीन इंपोर्ट करनी है तो वो कर सकता है। फिर एक सर्टिफाइड कॉमन सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये तो देखना होगा कौन सा है। तो ये कंबाइंड सर्विस प्रोवाइडर का कुछ है सिस्टम, तो ये भी एडवांस ईपीसीजी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब कंक्लूजन क्या निकला कि manufacturer exporter and merchant exporter who are tied with supporting manufacturer can apply for advance authorization and EPCG both. लेकिन सर्विस प्रोवाइडर और कॉमन सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ ईपीसीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ मशीन इंपोर्ट कर सकते हैं ड्यूटी फ्री। ऐसा तो कोई भी मशीन इंपोर्ट कर सकता है ड्यूटी पे करने के बाद, लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के का। करेक्ट है? दूसरी बात, अगर आपको ईओयू है, आप कम पता लगेगा ईओयू, हम लोग करेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके पास लेटर ऑफ इंटेंट है या लेटर ऑफ परमिशन टू सेटअप ईओयू है तो क्या आपको एडवांस ऑथराइजेशन की जरूरत है? क्या आपको ईपीसीजी की जरूरत है? हाँ या ना? नहीं जरूरत है। ईओयू इक्वल टू एडवांस ऑथराइजेशन, ईओयू इक्वल टू ईपीसीजी। करेक्ट है? तो इसका मतलब एडवांस ऑथराइजेशन वाले जिसके पास ईपीसीजी है, जिसके जो ईओयू है, वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ मशीन या फिर इनपुट कर सकता है। हाँ या ना?
इन अगर ये डोमेस्टिक सोर्स करते हैं यानी कि इंडिया से ही खरीदते हैं तो क्या ये ड्यूटी ड्यूटी फ्री जीएसटी फ्री इनपुट्स या कैपिटल गुड्स खरीद सकते हैं, हाँ या ना? इसको हम लोग कौन सा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर मिस्टर ए ऐसे बंदे को सप्लाई कर रहा है जिसके पास एडवांस ऑथराइजेशन ईपीसीजी ईओयू है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डीम्ड एक्सपोर्ट। चैप्टर 7 में लिखा हुआ है, एफटीपी के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर 7 में डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, करेक्ट है? अब अगर आपके पास एडवांस ऑथराइजेशन है, इफ यू हैव एडवांस ऑथराइजेशन, तो जो इनपुट आपने इंपोर्ट किया है उससे आप फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर उस फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें वैल्यू एडिशन कम से कम कितना होना चाहिए? 15%। प्लस SION का भी रिक्वायरमेंट है कि क्वांटिटी भी इतनी होनी चाहिए। दो रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपके पास ईपीसीजी लाइसेंस है, इफ यू हैव ईपीसीजी लाइसेंस, तो क्या ये 15% का या SION का कोई रिक्वायरमेंट आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। मशीन लेके इंपोर्ट किया क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वैसी मशीन हमारे इंडिया में बनती नहीं है, तो हमने मशीन इंपोर्ट किया, एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करना, यही तो करेंगे। मशीन का कोई पार्ट उस प्रोडक्ट में नजर नहीं आएगा, सही बात है। अब इन्होंने देखिए कंडीशन क्या लगाया, कंडीशन ये लगाया कि आप जो मशीन इंपोर्ट करेंगे उससे जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको आप एक्सपोर्ट कीजिए। डोमेस्टिक भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सपोर्ट करना। बोला सर मैं कितना करूंगा? बोला मशीन जब आपने इंपोर्ट किया, मान लीजिए 100 रुपए का मशीन इंपोर्ट किया, 20% इसमें ड्यूटी लगनी थी, तो आपको अपनी ड्यूटी कितनी सेव कर ली? 20 रुपीज सेव कर ली। बोला इसका 6 टाइम्स यानी कि 120 रुपीज का आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है? कितने का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा? 120 रुपीज का। अब डॉलर में करते हैं तो $100, $20 और $120 का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। FOB वैल्यू। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए आप, ये जो लाइसेंस है ईपीसीजी लाइसेंस किसको मिलता है? कौन है एलिजिबल? एक बार फिर से दोबारा से, ईपीसीजी लाइसेंस किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर को, प्लस एक्सपोर्टर। FOB वैल्यू, FOB किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर को। मान लीजिए मैं फाइनेंशियल ईयर 1 में ऑलरेडी 10 करोड़ का एक्सपोर्ट करता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2 में मुझे ईपीसीजी लाइसेंस मिला, फाइनेंशियल ईयर 2 में ईपीसीजी लाइसेंस मिलता है, तो मेरा तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं। अब ईपीसीजी लाइसेंस अगर मिलता है यहां से और मैं फिर से एक्सपोर्ट करता हूं, तो मेरा तो उस मशीन के कारण मेरा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मशीन इंपोर्ट के कारण मेरा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने और एक कंडीशन डाल दिया। क्या कंडीशन डाला मैं आपको यहां दिखाता हूं कि आपका पिछले 3 सालों का एवरेज एक्सपोर्ट देखेंगे। मान लीजिए 3 साल का पर्टिकुलर ईयर में 12, 15, 18 है, एवरेज एक्सपोर्ट आ गया 15 करोड़। तो जो आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है कम से कम 15 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए प्लस। ये जो 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड है,
नेक्स्ट ईयर मतलब ये होगा राजेश जी, मान लीजिए आपको ईपीसीजी का लाइसेंस मिला है फाइनेंशियल ईयर 4 में, ऐसे करता हूं, फाइनेंशियल ईयर 4 में आपको ईपीसीजी का लाइसेंस मिला, आपने यहां इंपोर्ट भी कर लिया गुड्स को 18 मंथ के अंदर, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया, यहां से 3 साल पुराना, ये एवरेज एक्सपोर्ट देखना है, करेक्ट है। तो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एवरेज एक्सपोर्ट 15 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 4th ईयर में 15 करोड़, कम से कम 15 करोड़ होना चाहिए, एवरेज तो हमने ठीक निकाला है ना, प्लस 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड इन 6 ईयर पीरियड, यानी कि ये 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड आपको फर्स्ट ईयर में अचीव करने की जरूरत नहीं है, वो 6 ईयर पीरियड में आप अचीव करेंगे। अगर आपने कोई मशीन डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया है तो ये 6 टाइम्स की जगह इस 6 टाइम्स ऑफ 25% लेस, इसको कैसे लिखे हैं, 6 टाइम्स, मान लीजिए 100 रुपीज का एक्सपोर्ट करना है, तो अगर आपने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया है तो 75 का आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, फिर करेक्ट है। इसके बाद मान लीजिए ड्यूटी 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड है 100 रुपीज, और आपने डोमेस्टिकली प्रोक्योर किया मशीन को, तो फिर 100 रुपीज का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर सिर्फ 75 रुपीज का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, 25% लेस है इफ कैपिटल गुड्स आर डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड। इट इज एग्रीगेट एंड नॉट एवरेज, मतलब राजेश जी, जिनेश जी, not average of 6 years, it is aggregate, correct। और क्लैरिटी के लिए मान लीजिए ड्यूटी सेव्ड इज 100, तो इसका 6 टाइम्स होगा 120, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां पर आपने 20 किया, यहां 30 किया, यहां 20 किया, 20 किया, यहां 30 किया, यहां बैलेंस कर दिया, तो इसको मिला के 120 होना चाहिए, करेक्ट। और इसको मिला के पिछले 3 साल का एवरेज से ज्यादा भी होना चाहिए। राजेश जी, इसको इंप्लीमेंट कैसे होगा, मतलब इसमें तो रिकॉर्ड्स बहुत तरह के बनेंगे, क्योंकि जब अथॉरिटी मांगेगी हिसाब किताब तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। इसीलिए मैं एकदम शुरू से बोल रहा था, देखिए एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी, ये सब में कंप्लायंसेस बहुत है, कंप्लायंस कॉस्ट बहुत है। आप एक बंदा रखेंगे या 2-3 लोगों की टीम बनाएंगे जो ये काम करेगा कंप्लायंसेस का। बेस्ट है बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग, आप अपनी फैक्ट्री का सेक्शन 58 में लाइसेंस ले लीजिए, 65 में मैन्युफैक्चरिंग परमिशन ले लीजिए, ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड साइन कीजिए, इनपुट और कैपिटल गुड्स लेकर आइए, कोई झंझट ही नहीं है। कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है यहाँ पर, कंप्लायंस कॉस्ट थोड़ा बहुत होगा, लेकिन यहाँ पर तो कंप्लायंस कॉस्ट में आदमी मर जाएगा। मुझे लगता है इंडस्ट्री विल बी स्टार्टेड शिफ्टिंग टू दिस बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट और वर्ल्ड ओवर, मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड ओवर बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है। आज आप सोच के देखिए,
हमने SCZ इंडिया में फेल कर गया है, आई होप यू नो, SCZ फेल्ड, EOU फेल्ड। कि SCZ EOU क्यों बनाया? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। But when industries engage in export and domestic supply also is bond manufacturing eligible? देखिए, बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं तो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सेक्शन 65 के कंडीशंस देखिए क्या थे परमिशन वाला, कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, जो वेस्ट होगा अगर आपने उसको बेच दिया तो उस वेस्ट के ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। डोमेस्टिक सप्लाई आप नहीं कर सकते, SCZ भी नहीं कर सकता, EOU भी नहीं कर सकता। कर सकता है आज एडवांस ऑथराइजेशन और EPCG जिसके पास है, क्या वो डोमेस्टिक सप्लाई कर तो सकता है? लेकिन मेच्योरिटी आप देखिए, कंडीशंस ऐसे हैं कि उसको 15% वैल्यू एडिशन करके आपको एक्सपोर्ट ही करना है। तो सबका ऑब्जेक्टिव, ऐसे भी हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पढ़ रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ाना है। और प्रोडक्शन वेस्ट में कितना इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा? सही बात है। तो जो अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगा, मे बी 22 से 27 वाला, उसमें देखिए ये बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग, तब तक हम लोग शायद ट्रेड एग्रीमेंट USA के साथ अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ, ये सब भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद इंडिया का गोल्डन समय शुरू हो जाएगा। क्या लगता है आपको? राइट गवर्नमेंट है, सही डिसीजन ले रही है, फास्ट डिसीजन ले रही है, जो हम लोग अपना एरिया देख सकते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, GST, ये सब हम लोग देख सकते हैं। मार्केट इज इन एंटिसिपेशन रिएक्टिंग, मतलब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली एडवांस ऑथराइजेशन EPCG में खामियां बहुत है, और जहां कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा वहां करप्शन भी होगा। टैक्सेशन लॉ अपडेट बिल क्या था उसमें? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चलिए आगे करें। नाउ एक्सपोर्ट कौन सा, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ करेंगे? तो ये हम लोग ये मान लेंगे कि यू सिंगल अथॉरिटी ऑपरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक है। सिंगल अथॉरिटी ऑपरेट डायरेक्ट, पूरा CBIC और CBDT से ऊपर एक अथॉरिटी बनाना, वो तो रेवेन्यू सेक्रेटरी है। पढ़ना पड़ेगा मुझे, पढ़ना पड़ेगा, ये तो इसके इम्प्लीकेशंस को समझना होगा। क्योंकि मैं आपको कुछ बताता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके नीचे रेवेन्यू सेक्रेटरी है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, और एक फाइनेंस सेक्रेटरी है शायद। रेवेन्यू सेक्रेटरी के नीचे CBDT और CBIC है। तो एक सिंगल अथॉरिटी रेवेन्यू सेक्रेटरी तो बैठा ही हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉलिसी डिसीजन लेगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा। तो एक अथॉरिटी वो यहाँ बैठाएंगे। जो वो यहाँ बैठाएंगे, इसका मतलब ये है कि ये धड़ल्ले से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे,
और ये जो अथॉरिटी बैठेगी, मैं सिर्फ गेस कर पा रहा हूं, ये जो अथॉरिटी बैठेगी ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट लेवल जीएसटी का चेयरमैन है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट करेगा और ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। मुझे जो लग रहा है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मैंने बिल देखा नहीं और ऑब्वियसली बिल में ये लिखेंगे भी नहीं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोकसभा या राज्यसभा में जो स्पीच दिया होगा उससे बहुत आराम से हम लोग गेस कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो? ईएस हमने कहा लिखा? अच्छा, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ये रेवेन्यू लेके आता है, ये खर्चा करता है, ये फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये इसी फाइनेंस सेक्रेटरी हो सकता है इसके ऊपर बैठा हो, मुझे बहुत आइडिया नहीं है लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कहां था? एडवांस ऑथराइजेशन में कहां था? एडवांस ऑथराइजेशन में कहां था? फिजिकल एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, डीम्ड एक्सपोर्ट और सप्लाई टू एससीजेड, करेक्ट है? डेवलपर में इंडियन करेंसी भी चलेगा और एससीजेड यूनिट में फॉरेन करेंसी, यही थे? यहां भी यही है, यहां भी यही है। फिजिकल एक्सपोर्ट आउटसाइड इंडिया, सप्लाई टू एससीजेड डेवलपर एनी करेंसी, सप्लाई टू एससीजेड यूनिट इन फॉरेन एक्सचेंज एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, ये रह गया, एंड डीम्ड एक्सपोर्ट, करेक्ट है? इसके बाद एक पॉइंट रह गया, 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी सेव तो आपको आराम से पता लग जाएगा, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक सोर्स कर रहे हैं तो क्या होगा? तब भी तो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। मान लीजिए आपने कोई मशीन इंडिया में ही खरीद ली, तब ड्यूटी सेव कैसे निकालेंगे? तो ये कहता है अगर आपने कोई मशीन इंडिया में खरीद ली, अगर ये इंपोर्ट होता, जितनी ड्यूटी लगती, दैट विल बी द ड्यूटी सेव्ड। मान लीजिए आपने जो मशीन इंपोर्ट किया है उसका 85060012 है, ये एचएसएन है। ये एचएसएन मैं देखूंगा कस्टम टैरिफ एक्ट में, इस पे ड्यूटी रेट 10% लिखा हुआ है। फिर मुझे इसका वैल्यू जानना है। इसका वैल्यू मैं कैसे जानूंगा? पूरे इंडिया में ये मशीन जिस दिन आपने डोमेस्टिक सोर्स किया होगा, मान लीजिए 11 जुलाई को सोर्स किया है, तो 11 जुलाई को उस दिन जिसने जिसने इंपोर्ट किया है उन सब का वैल्यू निकाल लूंगा, उसका एवरेज निकाल लूंगा और 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी द ड्यूटी सेव्ड। सही बात है या नहीं? और कोई तरीका तो हो नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए आपने कोई मशीन डोमेस्टिक सोर्स की है 11 जुलाई को, जिसका एचएसएन है ये वाला। अब मैं इसी एचएसएन को कस्टम टैरिफ एक्ट में जाकर इसकी ड्यूटी रेट देख लूंगा। फिर 11 जुलाई को ही जिसने जिसने मशीन इंपोर्ट की है उसका वैल्यू देख लूंगा। या फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जितने रुपए में मैंने मशीन खरीदी है वो वैल्यू देखूंगा, 10% ऑफ जितने रुपए में मैंने मशीन खरीदी है। कहिए, जल्दी कहिए। जितने रुपए में मशीन खरीदी है वही देखूंगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली कस्टम डिपार्टमेंट के पास नहीं जाऊंगा, उनके सर्वर में बोला सर निकाल के दिखला दो। ये तो जब ये ऑडिट करने आएंगे, असेसमेंट करने आएंगे, हो सकता है दे माइट क्वेश्चन इट कि सर आपने रिलेटेड पार्टी से खरीदा है तो हम इसको नहीं मानेंगे, आप कुछ और कर लीजिए। तो जितने रुपए में खरीदी है 10% में रेट ऑफ ड्यूटी कस्टम टैरिफ एक्ट से निकाल लूंगा, दैट विल बी द ड्यूटी सेव्ड। ठीक है? और मान लीजिए ड्यूटी सेव्ड आ गया है
5,000 रुपीज, दिस इज द ड्यूटी सेव्ड। तो मुझे इसके लिए कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा जरा बताएंगे? इसके लिए कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा? 6 टाइम्स यानी कि 30,000, क्योंकि ये डोमेस्टिक सोर्स है तो 25% कम, 25% कम, 7,500 कम कर दिया, 22,500। सही बात? चलिए, तो ये 25% कम है। तो हमने ये ईपीसीजी खत्म कर दिया। एक बार अब हम लोग पढ़ लेते हैं ईपीसीजी। अब देखिए एडवांस ऑथराइजेशन में हमने 1.5 घंटे लगे थे, ईपीसीजी में आधे घंटे में खत्म हो गया क्योंकि एडवांस ऑथराइजेशन का बेस था, तो इसलिए फटाफट हो गया। अब ईपीसीजी पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीसीजी स्कीम इज टू, तो ये चैप्टर 5 है, याद रखिएगा। ये हमारा नंबर ऑफ चैप्टर जो हमने दिया है, चैप्टर नंबर, ये चैप्टर 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। The objective of EPCG scheme is to facilitate import of capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness. This is the objective. EPCG scheme allows import of capital goods for प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो कस्टम ड्यूटी। इसको है ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आपका ट्रायल रन शुरू नहीं हुआ उससे पहले आप मशीन इंपोर्ट करना चाहते हैं, पॉसिबल है ट्रायल रन के लिए, एक्चुअल फिर प्रोडक्शन के लिए एंड पोस्ट प्रोडक्शन एट जीरो कस्टम ड्यूटी। तो प्री ये प्रोडक्शन बेसिकली ये ट्रायल रन होना चाहिए, दिस इज ट्रायल रन, दिस इज प्री प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन से भी पहले कोई ऐसी मशीन इंपोर्ट करना चाह रहे हैं जिससे कुछ और काम हो सके, तो वो सारा आ जाएगा। करेक्ट है? और हर तरह की कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्ट होगी। आप इंडिजिनियस भी आप खरीद सकते हैं। और कैपिटल गुड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स, सीकेडी एसकेडी कंडीशन। सीकेडी एसकेडी का मतलब, सीकेडी का मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन, एसकेडी का मतलब सेमी नॉकडाउन कंडीशन, और इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, यानी कि पूरा कैपिटल गुड्स आप इंपोर्ट कर लीजिए या उस मशीन के सारे पुर्जे खोल लीजिए और खोलने के बाद इंपोर्ट कीजिए, दैट इज सारा पुर्जा खोल लीजिए, सीकेडी कंडीशन, कंप्लीटली नॉकडाउन, और फिर इंडिया लाके उसको असेंबल कर लीजिए। और सेमी नॉकडाउन कुछ खोल लीजिए कुछ नहीं, तो ये सेमी नॉकडाउन। और ये हमने जीएसटी में भी किया था, करेक्ट, जीएसटी में सेक्शन 16। कंप्यूटर सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर व्हिच आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड। तो ऐसे बहुत सारी मशीन है जो कंप्यूटर से ही चलती है, तो वो उसके अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसको हम लोग, आपको मैं बताऊं, सीएनजी मशीन्स, जितने भी टेक्सटाइल मशीन्स आती है सारे कंप्यूटर से चल रहे हैं, उसमें फीड कर दीजिए। 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं आजकल, होप यू नो व्हाट इज 3D प्रिंटर। तो मुझे आज पेन बनाना है, अच्छा नहीं पता 3D प्रिंटर क्या है, कि आप ये समझ लीजिए ऐसे नॉर्मल प्रिंटर में हम लोग कागज लगाते हैं, प्रिंट आउट निकलता है, करेक्ट है? 3D प्रिंटर में मान लीजिए मुझसे इससे ये पेन बनाना, और ये पेन प्लास्टिक से बनता है, तो उस प्रिंटर में नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन उस प्रिंटर बेसिकली है मशीन, मैं उस प्रिंटर में इस पेन का डिजाइन फीड कर दूंगा, और ये पेन प्लास्टिक से बन रहा है तो प्लास्टिक उसमें डाल दूंगा उस प्रिंटर में, वैसा टेक्नोलॉजी है। तो वो क्या करेगा, जिस तरह से प्रिंटर प्रिंट करता है उसके पास पिन होती है, कट ऐसे आप यूट्यूब में देखिएगा तो ये पेन बना देगा, एग्जैक्ट ऐसा पेन बना देगा। तो ये काफी ज्यादा यूज हो रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में, जहां पर प्रिसिशन का बहुत काम है, क्योंकि वो एग्जैक्ट वही रेप्लिका बना के छोड़ देगा। तो जिसको छोटी मोटी प्रोडक्शन करना हो, प्रिसिशन वाला करना, तो आज 3D प्रिंटर काफी ज्यादा चलन में है। यस,
फिर स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स एंड रिफ्रैक्टरीज, कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्जेस प्लस 1 सब्सिक्वेंट चार्ज। अब इसका मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, आखिर ये बहुत टेक्निकल है। कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चार्ज एंड 1 सब्सिक्वेंट चार्ज। तो ये कैटलिस्ट क्या है कि मशीन को चार्ज करने के लिए पता नहीं ऐसी मशीन आती होगी जहां पर जिसको चालू करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए दे नीड कैटलिस्ट। आई गूगल्ड इट बट आई कुड नॉट फाइंड द एग्जैक्ट द मीनिंग ऑफ दिस। मुझे अपने इंजीनियर फ्रेंड सबसे पूछना पड़ेगा क्या है, बता पाएंगे तो। चलिए, तो ईपीसीजी स्कीम, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन इंडिजिनियस खरीद सकते हैं। दिस इज आर द टाइप ऑफ द कैपिटल गुड्स जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सारी कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाएगी। करेक्ट है। आपको याद है हमने प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट्स किया था आपके साथ, इसका अलग कस्टम टैरिफ है जहां पर बंडल ऑफ मशीन्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी ईपीसीजी में भी हो सकता है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है? 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेस saved on capital goods to be fulfilled in the 6 years reckoned from the date of issue of authorization. It is not from the date of import of capital goods against that authorization, but it is reckoned from the date of issue of authorization. इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैलिडिटी ईपीसीजी की कितनी है? आपको ईपीसीजी का ऑथराइजेशन मिला 11 जुलाई को, इसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स है और आपने 18 मंथ के बाद प्लस 18 मंथ यहां इंपोर्ट किया है, तो आपका जो 6 ईयर का पीरियड है उसमें ये 18 मंथ आपके लॉस हो गए, क्योंकि ये यहां से काउंट करेगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का पीरियड। तो जैसे ईपीसीजी मिल जाए उतनी जल्दी से जल्दी आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर लीजिए। जितना समय बीतेगा उतना ज्यादा 6 ईयर का पीरियड कम होता जाएगा। सही बात है या नहीं? और इसकी वैलिडिटी कितनी है? 18 मंथ्स, एक्सटेंड नहीं हो सकता, रीवैलिडेशन पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। आप वो मशीन जो रिस्ट्रिक्टेड है, क्या वो इंपोर्ट कर सकते हैं? ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एक्जिम फैसिलिटेशन कमेटी एट डीजीएफटी हेडक्वार्टर्स। ठीक है। उस मशीन से आपने अगर कोई गुड्स बना है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड है तो अगेन अप्रूवल के बाद। कवरेज, एलिजिबिलिटी कौन है? मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर्स। करेक्ट है। देखिए, EPCG also covers a service who is designated or certified as common service provider by DGFT. अब ये क्या है, इसको तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो आगे करें। एक्चुअल यूजर कंडीशन एप्लीकेबल है, यानी कि आप बेच नहीं सकते हैं, आप ही को यूज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, the average level of exports achieved by the applicant in the preceding 3 licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including extended period, ये जो मैंने बताया था। करेक्ट। अगर आपने इंडिजिनियस लिया है तो 25% कम। एक्सपोर्ट में क्या क्या आएगा? एक्सपोर्ट शैल बी फिजिकल एक्सपोर्ट, रॉयल्टी पेमेंट्स भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में आ जाएगा, लेकिन वो फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। फिर SCJD सब वाला कहाँ लिखा हुआ है? कहीं आगे लिखा होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये रहा। Physical export, however, supplies this of shall also be counted
फॉर एक्सपोर्ट ओनली, यानी कि डीम्ड एक्सपोर्ट भी काउंट होगा। ये चैप्टर 7 ही है। SCZ नहीं मिल रहा मेरे को, आगे देख लेते हैं। ये अगर डोमेस्टिक करता है तो नोशनल कस्टम ड्यूटी सेव्ड होगा। ये पढ़ लीजिएगा, इंसेंटिव फॉर अर्ली एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है, दैट यू हैव टू रीड। एप्लीकेशन फॉर्म 5A, ये रहा। Exports proceeds shall be realized in freely convertible currency except for deemed exports. Supplies, तो deemed export में Indian currency है। Export to SEZ units or developers or code irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of export obligation. Realization in case of supplies to SEZ units shall be from foreign currency account of the SEZ unit. Correct है? Average ब्लॉक वाइज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। बोला कि अगर 6 टाइम्स जो ऑब्लिगेशन है तो 1 से 4 साल के बीच में 50% अचीव कर लेना चाहिए और लास्ट के 2 इयर्स में बैलेंस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा। करेक्ट है? ये आ गया ना समझ में? मान लीजिए 500 है तो 1 से 4 साल के बीच में 250 हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, और 5th और 6th ईयर में बाकी 250। और जब हो जाए तो बता दीजिए सर हो गया है, तो यहाँ 50% अचीव कर लिया, 3 महीने के अंदर बता दीजिए। अब ये कंप्लायंस कॉस्ट ही तो बढ़ रहा है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए अकाउंट्स ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। ये पढ़े एक बार, एक क्वेश्चन है सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल का, मैं पॉज कर रहा हूं, आप पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। एक्सपी प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरर wants to import capital goods in CKD condition, यानी कि completely knockdown condition from a foreign country and assemble the same in India. The import of capital goods will be under notified project imports. The capital goods will be used for pre-production process. The final products of XP Private Limited will be supplied in SEZ. अब इन्होंने डेवलपर और या यूनिट नहीं लिखा, सिर्फ SEZ लिखा है। Wishes to sell the capital goods. अच्छा, कैपिटल गुड्स ही बेचना चाह रहा है। As soon as the production process starts, तो कैपिटल गुड्स से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो नहीं बेचना चाह रहा है, क्योंकि वो प्री प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट कर रहा है। कहां गया, ये रहा, प्री प्रोडक्शन के लिए इंपोर्ट कर रहा है। तो प्री प्रोडक्शन जैसे ही कंप्लीट हो गया, उसके बाद नए मशीन से वो फाइनल प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करेगा, यही मतलब निकला। अब प्री प्रोडक्शन के लिए जो मशीन इंपोर्ट की थी वो बेकार हो गई। अब बेकार हो गई तो क्या वो SCZ को बेच सकता है? XP Private Limited seeks your advice whether it can avail the benefit of EPCG for importing the intended capital goods. तो सवाल यही उठता है कि वो बेच सकता है नहीं बेच सकता, क्या लगता है आपको? और अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हुआ तो अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं हुआ तो, और ये हमने पढ़ा भी नहीं ना, मुझे कहीं मिला ऐसा, मैं तो अभी पढ़ रहा हूं आपके साथ। आंसर पढ़ते हैं एक बार। EPCG permits exporters to import capital goods at zero custom duties to procure them
or to procure them indigenously without payment of duty. In return, exporter is under an obligation to fulfill the export obligation. Export obligation means obligation to export products covered by authorization or permission in terms of quantity or value or both, as may be prescribed or specified by regional or competent authority. Exports to SCZ units developer, co-developer will be considered for discharge of export obligation at EPCG authorization irrespective of currency. The authorization holder can either procure the capital goods from global market or domestic market. The capital goods can also be imported in CKD SKD condition to be assembled in India, and EPCG authorization can also be issued for import of capital goods under scheme. For this, export obligation for such could be 6 times. However, import of capital goods is subject to actual user condition. After export obligation is completed, capital goods can be sold or transferred. ये लिखा हुआ है. अब इन्होंने ये सेंटेंस किस पैराग्राफ से उठाया ये नहीं मुझे देखना होगा, मे भी इन्होंने सही उठाया होगा. और मैं स्टडी मटेरियल जो आप सीए का देखेंगे उसमें पैराग्राफ नंबर नहीं है, तो उससे उस सोर्स तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है. तो मैं तो यही चाहता हूं कि स्टडी मटेरियल में पैराग्राफ नंबर होना बहुत जरूरी है, ताकि स्टूडेंट सब जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएं तो, क्योंकि उस वक्त जब आप टीम में बैठते हैं काम करते हैं तो उस सोर्स को हम लोग को देखना बहुत जरूरी होता है. तो वो सोर्स के लिए पैराग्राफ नंबर, चैप्टर नंबर होना बहुत जरूरी है, और स्टूडेंट अर्ली एकेडमिक लाइफ में ही ये सीख ले वो ज्यादा अच्छा है. Therefore, based on the above discussion, XP Private Limited can import the capital goods under EPCG. However, it has to make sure that it does not sell the capital goods till the export obligation is completed. तो मैं इसका सोर्स एक बार ढूंढ के पैराग्राफ में, तो मैं फिर एक बार आपके साथ कल डिस्कस करूंगा या परसों डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं एक बार इसको फिर से पढ़ना चाह रहा हूं कि इसका इस पैराग्राफ का मतलब, एक्सपोर्ट टू SCZ developer unit and developer irrespective of currency of realization would also be counted for discharge of export obligation. लेकिन अगर realization in case of supplies to SCZ units shall be from foreign currency accounts of the SCZ unit. इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ द SCZ यूनिट, क्या इंडियन रुपीस में पेमेंट कर सकता है ये? फॉरेन करेंसी अकाउंट का मतलब तो मुझे जो पता है दैट इज फॉरेन करेंसी अकाउंट में सिर्फ फॉरेन करेंसी ही रहती है, इंडियन करेंसी रहती ही नहीं. क्या कहते हैं आप? प्लीज बताएं. राजेश जी कह रहे हैं नो आइडिया. अच्छा, NRE अकाउंट के बारे में आइडिया है? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट. इसमें आप जब भी पैसा जमा होगा फॉरेन करेंसी में ही जमा होगा, फॉरेन करेंसी में ही निकलेगा NRE अकाउंट में. ऐसा नहीं है? जब मैं गूगल कर रहा हूं तो NRE अकाउंट में इंडियन रुपीस नहीं है. चलिए कल बात करते हैं, कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, NRE अकाउंट्स में इंडियन करेंसी है, ओके. चलिए तो हम लोग आपकी बात मान लेते हैं. NRE अकाउंट्स में यू कैन डील इन इंडियन करेंसी, यानी कि SCZ यूनिट से इंडियन करेंसी में पैसा आ सकता है, लेकिन वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में ही हो. करेक्ट है? FCNR इज फॉरेन करेंसी. ओके, एक मिनट रुकिए. फिर अगर FCNR, तो अब इसका मतलब मैं क्या समझूं?
फॉरेन करेंसी मतलब ये कौन से अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा है? वी हैव टू चेक। एडवांस ऑथराइजेशन में देखते हैं क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है। ओके, चलिए कल बात करते हैं। मैं एडवांस ऑथराइजेशन का भी देखता हूँ और ये बुक मैं आपको भेज देता हूँ। अभी तक कोई अपडेट नहीं है अमित जी। एक्सटेंड तो होगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं। परसों मिले, चलिए बाय।